नमस्कार दोस्तों। बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 के कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 12 तक के वीडियो को अपलोड कर रखा है। यदि किसी कारणवश कोई स्टूडेंट वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसी से सिलेक्शन होगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसमें जो आज सवाल दिए गए ना वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन यदि आपको दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को आपको पूरा वॉच करना होगा। जो भी वॉच करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही ऐसे व्यक्ति हैं, आप ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा जो है सीरियस हैं और इस वीडियो को यहाँ लास्ट तक देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, आपके सामने पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो टेम्पल होते हैं ना, स्टैटिक जीके का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है हमारा, और सभी एग्जाम में टेम्पल से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी मंदिरों से सवाल पूछे जाते हैं। और खास करके ऐसे मंदिर जो आपके साउथ एरिया में होते हैं ना, जो मतलब साउथ में होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, इस इधर जितने मंदिर होते हैं ना, वो सारे के सारे मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि मंदिर जो है ज़्यादा इसी एरिया में है, यानी कि साउथ में ही है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये जो बृहदेश्वर मंदिर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। जो बृहदेश्वर मंदिर है ना दोस्तों, ये आपके कहाँ है, तो तंजौर में है। कहाँ पे? तंजौर में। और तंजौर कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये तमिलनाडु में पड़ता है। यानी कि बृहदेश्वर मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में है। और किस जगह पे स्थित है? तो तंजौर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम बात करें कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों 1009 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और किसके द्वारा? तो उस वक्त थे चोल शासक। इसका नाम याद रखिएगा। इनका नाम है चोल शासक राज प्रथम द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो चौल शासक जो है ना, राज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कब? 1009 ईस्वी में। ठीक है। और दोस्तों, ये जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, ये किससे मिलकर बना हुआ था? ग्रेनाइट के पत्थर से मिलकर बना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे हम लोग क्या बोलते हैं? राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, इसे यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट होती है, विश्व धरोहर साइट होती है, उसमें भी इसको शामिल किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने डैश में खालसा पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों को पता है कि सिखों के जो टोटल कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे, और जो अंतिम नंबर के गुरु है, 10वें गुरु, उनका नाम क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें गुरु गोविंद सिंह जी ने कब खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, आपको ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो खालसा पंथ है, इसका स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसको को भी आप ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ का निर्माण किया गया था। प्रश्न में भी एक प्रश्न छुपा हुआ है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किस वर्ष में जो है खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, तो आपको ध्यान रखेंगे। ये जो है 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, 1699 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, किस दिन किया गया था? ये था बैसाखी के दिन। ठीक है, बैसाखी के दिन जो है ना, आनंदपुर साहिब जगह है, आनंदपुर साहिब, यहीं से दोस्तों आपके खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और दोस्तों, एक होता है पाहुल पद्धति। कौन सा? पाहुल पद्धति, ध्यान रखिएगा। जो पाहुल पद्धति है ना, इसको किसने शुरुआत किया था? तो वो भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही पाहुल पद्धति की भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे पुस्तिका पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट आप पसंद आ रही है, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा प्यारा कमेंट्स कर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसा लगता है। ठीक है। यदि कुछ भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत हो, इस वीडियो में कुछ भी गलतियाँ हो जाती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर, आप इस वीडियो में थोड़ा सा ऐसा कीजिएगा तो और इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप सभी लोग बता सकते हैं। ठीक है। बाकी सबको पता है ना कि कोई भी अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। यानी कोई जिसका वीडियो होता है ना, लगता है कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, हम बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें गलतियाँ ढूँढने का काम आपका है। आप तो गलतियों ढूँढिए कि आप में इस वीडियो में ये कमी है, इस कमी को हम पूरा ज़रूर करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? आप लोग कमेंट्स कीजिएगा तब ना, आप हमको बताइएगा तब ना। लेकिन आप लोग बताते ही नहीं तो हम लोग कैसे करेंगे?
तो आपसे उम्मीद करते हैं कि जो भी गलतियाँ इस वीडियो में होंगी, जो भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, ऐसा-ऐसा कीजिएगा तो अच्छा और लगेगा। बाकी हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट दें, जिससे आपका सिलेक्शन हो। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं ना, आपको हम कहीं पर बता चुके हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, आईएनसी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और उसको इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके संस्थापक की हम बात करें तो वो दोस्तों कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे। कौन थे? ए ह्यूम। दोस्तों ए ह्यूम क्या कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं, यानी कि शिमला के संत के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शिमला के संत किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा ए ओ ह्यूम को, यानी ऑक्टेवियन ह्यूम को जो है ना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को हम लोग शिमला का संत के नाम से भी जानते हैं। तो ये बातें क्या होगी इंपॉर्टेंट, जो इसके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अब दोस्तों देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय समय पर बहुत सारे अधिवेशन होते हैं। तो एक होता है 1925 में, ठीक है, 1925 में अधिवेशन होता है दोस्तों। ये कहाँ होता है? तो कानपुर में होता है। कहाँ पे? कानपुर में होता है। और इस अधिवेशन में जो है ना, सरोजनी नायडू जी को सरोजनी सरोजनी नायडू को जो है ना, ये अध्यक्ष बनाया गया था इसमें, ठीक है। यानी कि सरोजनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था कब? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। और ये पहली भारतीय महिला थी जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। दोस्तों ये तो भारतीय थी, लेकिन भारतीय नहीं लगाया जाए, बस ऐसे पूछ लिया जाए कि पहली महिला कौन थी जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो दोस्तों वो थी कौन सी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी। और इनको कब बनाया गया था? 1917 ईस्वी का जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था ना, कोलकाता अधिवेशन हुआ था, होता है 1917 ईस्वी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसी में एनी बेसेंट जी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। और जब भारतीय जोड़ देगा दोस्तों, आपको सरोजनी नायडू बताना होगा, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में कहा गया था, मतलब कि इसको अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन हमारा बी सरोजनी नायडू इस प्रश्न का आंसर होगा। और दोस्तों सरोजनी नायडू की हम बात करेंगे तो ये किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी, ठीक है। किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल की हम बात करें तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और किस राज्य की बनी थी दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। और किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री की हम बात करें तो वो कौन सी हो जाएंगी? तो सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। वो कहाँ की बनी थी? वो भी यूपी की ही बनी थी, ठीक है। आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, भारत छोड़ो आंदोलन बात हो रही है दोस्तों। आपको पता है कि क्रिप्स मिशन जो आया था भारत में, ठीक है, तो क्रिप्स मिशन की असफल हो गया था। विफलता के बाद जो है ना, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसके तहत दोस्तों आपको पता है कि 9 अगस्त को है ना, जीरो आवर होता है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी इसमें स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी तहत जो है महात्मा गांधी को पूना के जेल में से गिरफ्तार करके रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। और इसी बीच दोस्तों महात्मा गांधी जी मोरों का भी नारा लगाया था, किसमें? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है, ठीक है। दोस्तों ये जो सवाल है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था एएसआई का, ठीक है, बिहार एएसआई का दरोगा वाला। तो इसमें दोस्तों आपके एक सवाल पूछे गए थे कि रिसेंटली अभी स्वतंत्र भारत में कौन ऐसे राज्य हैं जिसने आपके यूसीसी लागू किया है, यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू किया है? तो दोस्तों कौन सा? उत्तराखंड है, ठीक है। ये रिसेंटली एग्जाम, ये बहुत ही हॉट टॉपिक था, मतलब कि संसद में। तो ये जो भी हॉट टॉपिक होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उससे सवाल बनते ही बनते हैं। आप एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पिछले मंथ जो एग्जाम हुआ था एएसआई का, वो इसमें सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यूसीसी जो है आपके पास, यानी कि समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 44 किस में आता है? आपको हम बता चुके हैं कि डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी दोस्तों क्या है ना, आपके पास 36-51 के बीच में है इसका अनुच्छेद, आर्टिकल, ठीक है। तो ये किस में आएगा? डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति नियम तत्व में आएगा। कौन सा? तो आपके अनुच्छेद 44, यानी कि समान नागरिक संहिता, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों हम बात करें डीपीएसपी की, ये किसमें है? भाग नंबर 4 में है डीपीएसपी। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से, हमारे देश के संविधान में इसे अडॉप्ट किया गया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत की संसद में डैश शामिल होते हैं। देखिए, भारत की संसद है ना, जैसे कि हम लोग घर होता है ना, घर में कौन कौन होते हैं हमारे, यदि दादाजी हैं तो दादाजी होंगे, दादी जी होंगी, माँ होंगे, पिताजी होंगे, भाई होंगे। इसी तरह से संसद है, संसद का एक घर है, ठीक है। तो संसद में कौन कौन से मतलब कि शामिल होते हैं दोस्तों, आप तो ध्यान रखिएगा। आपको हम बता चुके हैं दोस्तों कि जब भी संसद की हम बात करें ना, संसद में 3 होते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, 3 चीज़ मिलकर 3 को मिला करके एक संसद का निर्माण होता है। पहला दोस्तों हमारे पास क्या होता है, राष्ट्रपति। क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है आपके पास, तो लोकसभा, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या होते हैं, संसद का निर्माण होता है, ठीक है। और आपको हम कई बार आर्टिकल बता चुके हैं, सरला करके, सो रो ला। सरला मतलब क्या होता है, सो मतलब क्या होता है, संसद, ठीक है। और संसद के हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा की गई है। और रो मतलब क्या दोस्तों, राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये 80 हो जाएगा। और लो मतलब क्या होता है, लोकसभा होता है, ये 81 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा इससे होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या होता है आपके पास, संसद का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में बोलते हैं, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है। दोस्तों आपको पता है कि रिट जो है ना, रिट जारी की जाती है। रिट कितने प्रकार के होते हैं, तो रिट 5 प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहला कौन सा हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आपके पास हो गया कौन सा, प्रतिषेध, ठीक है। तीसरा आपके पास हो गया अधिकार परीक्षा। चौथा आपके पास हो गया परमादेश। और पांचवा कौन सा हो गया, उत्प्रेषण। यानी कि रीट जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। अब देखिए, एक होता है रीट जो है ना, दो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है दोस्तों, ये अनुच्छेद 32 के तहत यानी आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आपके पास रीट जारी की जाती है। और जो हाई कोर्ट होते हैं, जो प्रत्येक राज्य में होते हैं हाई कोर्ट, उसके द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत जो है ना, हाई कोर्ट के द्वारा आपके पास रीट जारी की जाती है। रीट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली सवाल यहाँ पे यही पूछा जा रहा है आपसे कि जो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करेगा और हाई कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत करेगा। तो आप तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो है ना, सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट जो है आपके पास 226 अनुच्छेद के तहत जो है रीट 5 प्रकार के जारी करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, का गठन किस वर्ष किया गया था, इंपॉर्टेंट है। जितने भी सरकारी आयोग होते हैं ना, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो सवाल है आपके पास मानवाधिकार आयोग का, ये ना जाने कितने एग्जाम में अभी तक उसमें पूछे जा चुके हैं इसका। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1993 ईस्वी में जो है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, ये जो आपका एग्जाम हुआ था बिहार एसएससी का सीजीएल थर्ड का एग्जाम जो हुआ था, ठीक है, 2022-23 में जो हुआ था। तो उसमें दोस्तों ये सवाल पूछे गए थे आपसे कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, इसके जो मतलब जो हेड होते हैं ना, वो कौन नियुक्त होते हैं, वो कौन होते हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो आप तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर जो होते हैं, वो उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी नियुक्ति किए जा सकते हैं। किस पे, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी 1993 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि हमारे मतलब कि जो वायुमंडल है, इसमें 5 परत होती हैं। पहला आपके पास कौन सा होता है, क्षोभ मंडल। आप तो ध्यान रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा इस चीज को, क्षोभ मंडल होता है दोस्तों। और दूसरा हम बात करें तो दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, समताप मंडल होता है। कौन सा, समताप मंडल होता है। और हम तीसरे की हम बात करें तो कौन सा होता है, मध्य मंडल होता है, ठीक है। और चौथा की हम बात करें दोस्तों तो वो कौन सा होता है, आयन मंडल होता है, ठीक है, आयन मंडल होता है। और हम पांचवा की बात करें दोस्तों तो पांचवा कौन सा होता है, बाह्य मंडल होता है। कौन सा, बाह्य मंडल होता है। ये 5 प्रकार के आपके पास परत होती हैं। और परतों में दोस्तों आपको ये बताना है कि जो ओजोन होता है दोस्तों, ये कहाँ पर आपके पास होते हैं, तो ये समताप मंडल में होते हैं। कौन सा, ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे मेरे पास आंसर होगा। दोस्तों एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है आप सभी लोगों के लिए कि वायुयान चलाने के लिए, जो उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल कौन से होगी, तो दोस्तों कौन सा होगा, समताप मंडल होगा। क्योंकि दोस्तों
समताप मंडल में क्या होता है ना कि जो मौसमी घटनाएँ होती है ना, ये बिल्कुल भी नहीं होती है वहाँ पे। इसलिए दोस्तों यहाँ पे वायुयान जो है उड़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। कौन-सा? समताप मंडल, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक सवाल और पूछा जाता है आप लोगों से कि जो मतलब कि वायुमंडलीय घटनाएँ सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो क्षोभ मंडल में क्या होती है दोस्तों? वायुमंडलीय घटनाएँ सबसे अधिक होती हैं। आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा पर्वत और राज्य केंद्रशासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 सुमेलित होगा, 1 सुमेलित नहीं होगा, आपको वही बताना है जो सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। आप इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए नंदा देवी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में स्थित है। सासेर कांगड़ी की हम बात करें दोस्तों, ये भी कहाँ पे? पास है, लद्दाख में है। ये भी बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। अगर हम बात करें कंचनजंगा की दोस्तों, कंचनजंगा भी सिक्किम में है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि दोस्तों केटू पर्वत जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जब केटू पर्वत की हम बात करें तो ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ये कहाँ पे है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे? काराकोरम पर्वत माला में स्थित है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दे रखा था, हिमाचल प्रदेश दे रखा, इसलिए ये गलत हो जाएगा कि इसका सही क्या होगा? काराकोरम पर्वतमाला हो जाएगी। और केटू दोस्तों क्या आपके पास है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसको भी आप ध्यान रखेंगे जो उत्तराखंड वाला आपको हम बता चुके हैं, नंदा देवी वाला। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की यहाँ पे बात हो रही है और भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो केरल राज्य हमारा है, यहीं पे आपके क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों इसके जो मुख्य वन होते हैं, जैसे कि आपका रोजवुड होता है, ठीक है, कौन सा? जो आपको हम लिख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रोजवुड होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपके पास महोगनी होगा। महोगनी जो है ये किसके उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण है ये सभी। ताड़ के वृक्ष, ठीक है, ये क्या होते हैं? ताड़ के वृक्ष, ये सभी क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत ये सभी वृक्ष जो हैं वो आते हैं। रोजवुड, महोगनी और ताड़ के होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र एवं उसके राज्य का युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ पे है ये आपको पूछा जा रहा है। जैसे कि कल्पक्कम दोस्तों कहाँ पे? कल्पक्कम कहाँ पे है? तो दोस्तों कल्पक्कम कर्नाटक में है क्या? नहीं, कल्पक्कम गलत हुआ है। जो कर्नाटक में दोस्तों आपके पास है वो कौन सा है? केगा है। ठीक है, काकरापारा कहाँ पे? गुजरात में है। कुडनकुलम कहाँ पे? तमिलनाडु में। दोस्तों एक होता है नरोरा, नरोरा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, नरोरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। एक होता है कहलगांव, कहलगांव दोस्तों कहाँ है? तो अपना बिहार के जो है भागलपुर जिले में आपके कहाँ पड़ते हैं? तो कहलगांव पड़ता है पावर प्लांट। ठीक है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहलगांव वाला। और नरोरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में यहाँ पे हो जाएगा। जब भी कल्पक्कम की दोस्तों हम बात करें ना, ये कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में आपके क्या होंगे? तो कल्पक्कम हो जाएगा। तमिलनाडु में 2 है, एक कल्पक्कम, एक कुडनकुलम। ठीक है, काकरापारा कहाँ पे? गुजरात में है। कगा कहाँ पे? कर्नाटक में है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नरोरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत है, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ठीक है, दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के बारे में कह रहा है कि न्यूनतम क्या है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है? यानी कि 1000 जो है वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी बोल सकते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे अधिक जो भारत में है ना, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पे है दोस्तों? तो अपना बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में। यहाँ पे कितना है दोस्तों? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। और दोस्तों हम बात करें यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से, कह रहा है कि सबसे न्यूनतम कहाँ पे हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे न्यूनतम कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा? सबसे न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों हम सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो यूपी की सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे हो जाएंगी। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है दोस्तों? तो सबसे कम जनसंख्या आपका कहाँ पे हो जाएगी? सिक्किम की हो जाएगी सबसे कम जनसंख्या। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों हम बात करें लिंगानुपात की, हम बात करें अगर, तो लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 जो लड़कियां पे नहीं 1000 पुरुषों पे कितनी लड़कियां होती है उसे बोलते हैं लिंगानुपात कहते हैं।
ठीक है, तो लिंगानुपात दोस्तों सबसे अधिक कहाँ पर है, तो केरल में है, ठीक है। और सबसे कम जो लिंगानुपात है कहाँ पे है, तो आपके हरियाणा में आपको सबसे अधिक मतलब सबसे कम आपके लिंगानुपात देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, ठीक है। देखिए ध्वनि दोस्तों क्या है ना, एक अनुदैर्ध्य ध्वनि क्या है, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। क्या है, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है ध्वनि, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए, क्या है, तो ये अनुप्रस्थ नहीं है, क्या है, अनुदैर्ध्य है। दोस्तों ध्वनि जो है ना, ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है अवश्रव्य ध्वनि, कौन सी होती है, अवश्रव्य ध्वनि, ठीक है। एक होता है दोस्तों क्या होगा, श्रव्य ध्वनि, और एक होता है दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है। कौन सी, पराश्रव्य ध्वनि होती है। जो अवश्रव्य ध्वनि होती है ना, ये 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम की ध्वनि होती है, जिसे क्या बोलते हैं, अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और जो श्रव्य ध्वनि होती है दोस्तों, ये क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में दोस्तों जो ध्वनि होती है उसे क्या बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और जो 20,000 से अधिक की ध्वनि होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। देखिए हमारा जो मानव है ना, मानव जो है वो क्या क्या सुन सकता है दोस्तों, तो मानव जो है ना श्रव्य को सुन सकता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मानव जो है वो आसानी से सुन सकता है। जबकि दोस्तों हम पराश्रव्य की बात करें तो ये मानव नहीं सुन सकता है। इसे कौन सुन सकता है, तो कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जो है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सभी क्या कर सकते हैं इसको, मतलब कि सुन सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या प्रश्न कह रहे थे कि न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, तो वो क्या कौन सी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए है। कास्टिक सोडा है, इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर दे रखा है। बेकिंग सोडा आपके पास है, धावन सोडा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो कास्टिक सोडा हमारे पास होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। क्या होता है, NaOH क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। बेकिंग सोडा की हम बात करें दोस्तों, इसे खाने वाले सोडा के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है, NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा। अगर हम बात करें किसका, तो अगर हम बात करें धावन सोडा का, तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ये किसका होता है, धावन सोडा का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कास्टिक सोडा कहाँ पे, एक का आंसर सी हो जाएगा, यानी एक का सी कहाँ पे, एक का सी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा NaCO3 ऑप्शन ए, यानी 2 का ए होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों कई कई बार जो है ना आपके पास 10H2 कहीं नहीं लिखा रहता है, कहीं लिखा रहता है। तो ये जो है बेकिंग सोडा और धावन सोडा इंपॉर्टेंट इतना है ना कि अभी तक ना जाने कितने एग्जाम प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो जो प्रश्न आप पूछे जा चुके हैं इसलिए आपको हम हाईलाइट करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग यहाँ से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम जो है ना पौधे में जो है जड़ों से लेकर क्या करते हैं, खनिज लवण ले जाते हैं, यानी कि जो जल होते हैं वो जाइलम ले जाते हैं, और फ्लोएम जो होते हैं वो खाना को ले जाने का काम करता है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं, 3 कथन सही होंगे, एक गलत होगा, आपको वही चूज करना है जो गलत है यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, जो ऑप्शन सी हमारे पास है ना, फ्लोएम में परिवहन के जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, ये गलत दे रखा है। बाकी फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग एटीपी द्वारा होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, ये भी सही है। और सुक्रोज के कारण से प्राशन दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, ये भी सही है। आप गलत कौन सा हमारे पास है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे गलत है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे रोग दे रखे हैं और उसका जो है मतलब कि किससे होता है वो दे रखा है। देखिए मलेरिया दोस्तों किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, बिल्कुल सही है। और प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम होता है। कौन सा, प्लाज्मोडियम होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। मलेरिया का जो वाहक होता है उसको क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, उसका वाहक कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम होता है। दोस्तों हम बात करें टिटनस का, टिटनस किससे होता है, जीवाणु होता है, बिल्कुल सही दे रखा है, जीवाणु होता है टिटनस। और दोस्तों हम टाइफाइड की बात करें तो ये किससे होता है, जीवाणु से, ये भी सही है। दोस्तों एक होता है टाइफाइड को जो जिसको होता है ना, उसके लिए जो टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है हमारे पास, उस टेस्ट को क्या कहते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं बिडाल टेस्ट। क्या बोलते हैं, बिडाल टेस्ट कहते हैं। जो टाइफाइड होता है उसका जो टेस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, बिडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं। जबकि उसमें आप देखेंगे ना तो ये तीनों के तीनों सही है, एक गलत है, खसरा। खसरा दोस्तों जीवाणु से नहीं होता है, खसरा जो है ये विषाणु से होता है। कैसे होता है, विषाणु से होता है। कौन सा, खसरा। किससे होता है, विषाणु से क्या होता है, खसरा होता है। जो एड्स होता है, एड्स भी किससे होता है, तो आपके पास एड्स क्या होता है, विषाणु से नहीं कि वायरस से होता है एड्स, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चेचक किससे होता है, चेचक, चेचक भी आपसे क्या किससे होता है, तो विषाणु से ही होता है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है उस वक्त का। ऑप्शन सी 39वां स्थान मिला है। 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों 18वीं लोकसभा अभी रिसेंटली हुआ था, 2024 में चुनाव हुआ था और 2024 में चुनाव हुआ था। ये तीसरी बार जो है ना बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनी है केंद्र में। ठीक है, तो इसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष चुने गए थे ना वो थे कौन सा? ओम बिरला। ठीक है, ये दूसरी बार चुने गए हैं ओम बिरला। जो 17वीं लोकसभा थे ना उसमें भी ओम बिरला साहब जो थे वो लोकसभा के स्पीकर थे और 18वीं लोकसभा में भी ओम बिरला साहब जो है वो क्या है तो लोकसभा के स्पीकर हैं। दोस्तों इसका जो लोक जो है ये कहाँ से संसद है? तो ये राजस्थान के जो कोटा से क्या है यहाँ पे संसद है, मतलब सांसद चुने गए हैं राजस्थान के कोटा से, लोकसभा के सदस्य हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। जून 2024 में भारतीय लोक एवं जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये आपके दुबई में किया गया है। कहाँ पे? हुनर का दुबई में किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आप सभी के लिए 20 प्रश्न जो थे जीके जीएस का कंप्लीट कर दिए हैं और हम बढ़ते हैं मैथ्स की ओर और मैथ्स को देख लेते हैं। दोस्तों रोज की तरह फिर से एक बोर्ड मार्क का सवाल है आपके पास, सरलीकरण है, इसे आप लोग बना लीजिए खुद से और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। आप लोग से हम कितना बार कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन आप लोग जो है ना मेरी बातों को इग्नोर करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इग्नोर करेंगे ना, नहीं लिखेंगे तो ये आपको लगता है कि बहुत आसान है, जब एग्जाम में आप बनाएंगे तो आप पक्का वहाँ पे फंस जाएंगे। मेरी बातों को आप नहीं मानेंगे तो बिल्कुल भी आप यहाँ पे फंसने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर हम क्यों नहीं, हमको बनाना आता है दोस्तों, ऐसा कभी कभी नहीं बनाना आता है, हम बना लेंगे, लेकिन इतना आसान सवाल है कि हम चाहते हैं कि आप लोग खुद बना करके इसका आंसर आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, लेकिन उसको आप नहीं लिखते हैं। ये अच्छा नहीं लगता हमको। इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, एक-एक घंटे की वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपसे थोड़ी-सी क्या माँगते हैं, तो आपका आंसर ही माँगते हैं, आपसे कुछ नहीं माँगते हम, आपका आंसर ही माँगते हैं। फिर भी आप लोग उसका जवाब नहीं देते हैं, तो थोड़ा-सा बुरा लगता है कि हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो तो सीरियस है ही नहीं, तो हम क्यों मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं चल पा रहा है। बाकी दोस्तों कमेंट करना हो तो कर दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग हमारी बातों को मानते हैं। देखिए x बराबर दे रखा है 1/2 रूट 2 प्लस 1 है, तो x प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है कितना होगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हर का परिमेय कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे कीजिएगा, तो देखिए x बराबर कितना है 1/√2 प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए x प्लस 1 बराबर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1/√2 प्लस 1, इसमें कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ उल्टा पुल्टा कर लिए हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे ना आपके पास तो √2 आपके पास निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक 1/2 दे रखा है, 1/2 गुना 3 दे रखा है। ठीक है, 1/3 गुना 4 दे रखा है, 1/4 गुना 5 दे रखा है, उसी प्रकार से एंड सो ऑन 1/9 गुना 10 दे रखा है। देखिए जब भी इस टाइप का आपका सवाल होगा ना, आप देखिए इसके बीच में डिफरेंस कितना का है। यदि डिफरेंस सेम रहेगा ना तब बात बन जाएगा हमारा। देखिए 1 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, इसके बीच में 1 का डिफरेंस है और यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। जब आपके ऊपर में 1-1 दे रखा होगा और नीचे में इसका डिफरेंस 1 आ रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पहला वाला उठाइए। ठीक है, 1 और इस बट्टे में कीजिए और लास्ट वाला उठा लीजिए 10, 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये कब होगा, जब ऊपर में 1 दे रखा होगा और नीचे में जो गुना करके देखा होगा उसका अंतर 1 आएगा, तब जाकर के मतलब अंतर 1 या समान आएगा, तब जाके ये क्या होगा आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, दोस्तों हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारे पास कितना दे रखा है, x है। ठीक है, तो अब देखिए 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 12 वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य यानी एसपी का एसपी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो आपके पास 420 जो सवाल में दे रखा है। तो आप 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 वस्तु का हम सीपी की हम बात करेंगे तो 12 एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि हम एक्स माने हैं सीपी। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि यहाँ पे कितना सवाल कर रहा है, तो ये हो जाएगा 12 एक्स बराबर
कितना 420 प्लस कितना हो जाएगा 7x, 7 वस्तु है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप x वैल्यू निकालेंगे तो 12x यहाँ पे 7x यहाँ पे क्या होगा 5x हो जाएगा। तो 5x पर कितना होगा 420 होगा, और यहाँ से x वैल्यू बात करें तो 5 4 5 20, x वैल्यू 84 यहाँ पे हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे खिलौने पर से 10% की हानि हो रही है। तो लाभ या हानि का कुल परसेंटेज ज्ञात कीजिए कितना होगा। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल बने ना, जब भी प्रत्येक वस्तु को इतना बेचेगा, एक पर 10% का लाभ होगा और सेम उसी परसेंट का हानि होगा। जब भी इस टाइप का सवाल बनेंगे तो वहाँ पे 100% क्या होगा, हानि ही होगी, ठीक है। यानी कि लाभ कभी भी जीवन में नहीं हो सकता है। यानी कि ऑप्शन बी और डी हम ऐसे काट सकते हैं बिना सवाल को सॉल्व किए हुए। यानी कि इसमें जब भी इस टाइप का कंडीशन होगा कि जब सेम परसेंटेज यहाँ पे लाभ होगा और सेम सेम परसेंटेज यहाँ पे हानि होगी, तो उसमें हमेशा क्या होगा, हानि परसेंट ही होगा, लाभ नहीं हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आपको हम क्या बता चुके हैं, 10% लाभ, जब सेम सवाल है इसको छोड़ दीजिए, इसका मतलब कुछ नहीं है। 10% आप ए भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए गुना बी बटे 100 कर सकते हैं। बाकी हम कुछ बता चुके हैं कि 10% का लाभ है तो 110 कीजिए, 100 में बढ़ा करके गुना, 10% की हानि है तो 90 कीजिए, ठीक है, बटे 100 कर दीजिए। इस शून्य से शून्य दोनों करिए 99। 99 जो दोस्तों नहीं, 1 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 1% कम है, यानी 1% की क्या हुई, हानि होगी। यानी आपको हम क्या बता चुके, जब 100 से कम होगा ना तो हानि होगा, और 100 से यहाँ पे अधिक होगा तो यहाँ पे लाभ होगा। यदि यहाँ पे 101 आता है तो हमारे पास क्या होता है, तो 1% की यहाँ पे लाभ हो जाती है। लेकिन 99 आया है, इसका मतलब क्या हुआ, 1% की यहाँ पे हानि हो रही है। तो 1% हानि क्या है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि इस टाइप के सवाल में आपको हमेशा हानि होगी, तो लाभ को हम आसानी से काट सकते हैं। यदि सिर्फ एक ही हानि होता है ऑप्शन में तो हम उसे बनाते भी नहीं, हम उसको आंसर टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। यानी कि सीपी मान लीजिए 100 है और एमआरपी मतलब क्या हुआ है, यानी कि जो अंक मैक्सिमम रेट प्राइस होता है ना, देखिए एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। यानी जो क्रय मूल्य हमारे पास 100 था तो अंकित मूल्य क्या होगा 120, यानी कि 20% ज़्यादा अंकित कर रहा है ना, यानी कि 120 यहाँ पे हो गया, ठीक है। यदि वह 5% की छूट देता है, अब आपको हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। यदि आप हमारी किरण जो था प्रैक्टिस सेट उसमें आप हमारे साथ जुड़े होंगे, आपको हम बताए थे जब भी कोई दुकानदार होगा ना, वो जो छूट देगा आपको एमआरपी पे देगा, ये नहीं कि क्रय मूल्य पे देगा, जितना में खरीद के लाए उस पर नहीं देगा। आपको पहले बढ़ा कर रखा हुआ 120 का, अब आपको हम क्या, अब क्या बोलेगा आपको दुकानदार, तुम तो मेरा अपना आदमी है ना, चलो आपको हम जो है ना 5% की छूट दे देते हैं। लेकिन किस पे देगा छूट, आपको ये एमआरपी पे देगा, एमआरपी पे जो बढ़ा के पहले से रखा हुआ उस पर छूट देगा, ना कि जितना में खरीदा है उस पर छूट देगा, वो कभी नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, जब भी दुकानदार छूट देगा आपको तो एमआरपी पे देगा छूट, ठीक है। जो आपको लिखा रहेगा उस वस्तु पर दाम, उस पर आपको छूट देगा, ना कि जितना में खरीदा है उस पर छूट देगा, उसको घाटे लग जाएगा। तब पहले ऑलरेडी 20% बढ़ा कर रखा है, इसमें जब छूट देगा ना दोस्तों, तो कितना परसेंट छूट देगा आपके पास, 5% की छूट देगा। तो आप ये समझिए कि 120 में जब 5% की छूट निकाल दिए या डायरेक्ट 95% निकाल दीजिए, होगा ना। अब 5% निकालेंगे तो फिर से उसमें घटाएंगे तो बात वही होगा, हम डायरेक्टली 95% निकाल देते हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा इसे, तो कितना बन कर जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 से 19 बार में, और ये 2 छः के बारे में 19 छः कितना होता है 14 से 114 यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ ना कि 100 रुपये में खरीदा था, अब कितना बेच रहा है, 114 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई चीज़ आप 100 रुपये में खरीदते हैं, जब उसे 14% में बेचते हैं तो आपके पास क्या हुआ, 14% की यहाँ पे क्या हो रही, लाभ हो रही है। आपको हम ये भी बताया था, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हम क्या बताए थे, जब भी 100 से ऊपर जाएगा तो लाभ होगा और 100 से कम आएगा तो हानि होगा। तो यहीं पर आप देख पा रहे होंगे ना, 114 है, 100 से ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, 14% यहाँ पे लाभ हो रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि PQR एक कार्य को क्रमशः 9 दिन में करता है, 18 दिन में करता है और 12 दिन में पूरा करता है। यानी कि पी दोस्तों कितना दिन में करता है हमारे पास, तो 9 दिन में। क्यू करता है हमारे पास कितना दिन में, 12 दिन में, सॉरी 18 दिन में, ठीक है। और जो हमारे पास आर है ये कितना में करता है, 12 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब क्या है कि वे कार्य शुरू करते हैं, जैसे पी पहले दिन काम करता है, ठीक है, क्यू दूसरे दिन काम करता है और आर तीसरे दिन काम करता है, और फिर इस चक्र को पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल काम कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो कितना होगा 36,
18 36 36 हो जाएगा। तो 9 चौक 36, ये क्या होगा, इफिशियंसी होगा। जब भी हम क्या करेंगे दोस्तों, जब भी हम उसके काम से दिन से जब टोटल में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इफिशियंसी, उसकी क्षमता आ जाएगी। 18 3 36 यहाँ पे हो जाएगा और 12 3 36 यहाँ पे 3 हो जाएगा ना। इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि पहला दिन पी करेगा, दूसरा दिन क्यू करेगा और तीसरा दिन आर करेगा। यानी 3 दिन में दोस्तों कितना काम होगा हमारे पास, तो 3 दिन में काम दोस्तों हमारे पास होगा 4 3 7 2 9 काम हो चुका है। हमको कितना काम करना है, 36 काम करना है, यानी 9 चौके 36, ठीक है, 36 काम करना है। तो इधर हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, यानी 12 दिन में दोस्तों कितना होगा, 36 काम कंप्लीट होगा। तो 12 दिन क्या होगा, हमारे प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, 12 व्यक्ति एक्स दिनों में एक काम पूरा करते हैं। तो 12 व्यक्ति है, एक्स दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत है, यानी कि जो 12 व्यक्ति पहले था उसमें 8 व्यक्ति और जुड़ गया। तो 12 8 कितना हुआ, 20 व्यक्ति हो चुका है, ठीक है। अब पूरा काम 60 दिन में पूरा हो सकता है। पूरा काम कितना में थे, एक थे, ये 60 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अब एक्स की वैल्यू निकालने का कह रहा है, तो आप सिंपली सब क्या करिए, काट दीजिए। तो 12 पंचे 60 है, 20 पंचे 100, यानी एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 यहाँ पे हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं, ए उससे दोगुना समय लेता है, ठीक है। ए और बी साथ में जो लेते हैं वो सी उसका 3 गुना समय लेता है। यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हुए कार्य पूरा करने में 6 दिनों का समय लेते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, आपको ये सवाल कह रहा है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, यदि हम बी सी की बात करें यहाँ पे, तो बी सी जो लेता है ना काम, वो ए उससे दोगुना काम समय लेता है, यानी जो बी सी लिया ना समय, उससे ए जो है दोगुना लेगा, तो 2a हम इसे मान सकते हैं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि ए और बी जब एक साथ जो समय लेते हैं वो सी उसका 3 गुना लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी जो लेगा ना, वो सी क्या करेगा, उसका 3 गुना लेगा, यानी कि 3c इसे हम लोग मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करते हैं, इस काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि ए प्लस बी और प्लस में सी, इसे करते दोस्तों कितने में, 6 दिन में मान सकते हैं, ठीक है। हम 6 दिन में कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बात यहाँ पे ये समझिए कि देखिए ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ से आप इस समीकरण मान सकते हैं, एक इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से आप बी प्लस सी की वैल्यू कितना दे रखा है, 2a दे रखा है ना, तो इसको इस वैल्यू को हम यहाँ पे पूर्ण कर सकते हैं या बी प्लस सी के समय में, यानी कि ए का तो ए हम उतार देंगे, अब प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2a दे रखा है, तो हम 2a लिख देंगे, बराबर 1/6 कर देंगे। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो a प्लस 2a कितना हो गया, यहाँ पे 3a हो गया ना, 3a बराबर कितना हो गया, 1/6 हो गया। तो एक वजह आप निकालेंगे तो छतरी का 18 हो जाए, 18 दिन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जो ऑप्शन में किसमें दे रखा है। बहुत ही आसान सवाल था, बस देखने में भारी लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। 18 दिन इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, कह रहा है कि यदि 280 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है। देखिए 280 का के परसेंट करेंगे तो के बटे कितना 100 कर देंगे ना, ठीक है, बराबर 350 का 50%, यानी कि आधा कह रहा है। 350 का आधा कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा ना। आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं कि 350 गुना 50/100, बात तो वही है, इसको कटना तो ये है, 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए लीजिए आप क्या कर सकते हैं, तो शून्य से शून्य यहाँ पे काट दीजिए, 7×5 = 35, 7 चौके 28 काट सकते हैं आप। तो ये कितना हो जाएगा, और कर सकता है क्या, अब क्या 4 के बराबर आपका लिख सकते हैं, तो 250 ले सकते हैं। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, तो 62.5 आ जाएगी। किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि ए का वेतन जो है ना, वो क्या कह रहा है कि बी के वेतन से, यहाँ पे क्या है कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है, यानी ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है। यदि हम बी मानते हैं 100, तो ए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना, क्योंकि 20% कम है। तो कह रहा है कि बी का वेतन, जो बी का वेतन 100 है, वो ए के वेतन से कितना अधिक है। आप देख पाए खुद अधिक है ना, ये 80 है, ये 100 है, तो कितना अधिक है, 20 अधिक है। 20 अधिक है, किससे अधिक है, तो ए से अधिक है। ये जिससे अधिक होगा नीचे रखेंगे, गुना कितना कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो 20 चौके 80 या 4 से कितना होगा, 25%, यानी 25% आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे फिर से, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई है और फिर 10% की कमी कर दी गई है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा। सेम यही सवाल दोस्तों पिछले हम बताए थे ना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या बताए थे, कहाँ गया भाई साहब,
आपको हम बताया था ना यहाँ पे 10% का है ना, 10% का लाभ, 10% की हानि। सेम वही सवाल यहाँ पे दे रखा है, रिपीट किया हुआ है। बस यहाँ पे आपको हम क्या बताए, जो जो मान दे रखा है उसको काट कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। 10% की वृद्धि है, 10% कमी होगी, तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे कमी होगी। कमी कहाँ पे दे रखा है, ये वृद्धि है, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, यानी कमी जो होगी दोस्तों आपके पास 1% कमी होगी। इससे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी ना, तो वो अपने लंबाई के बराबर पार करेगी। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई होगी और पुल की लंबाई क्या होगी, दोनों की लंबाई को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपके पास 132 है, प्लस में कितना हो जाएगा, 110 को आप जोड़ दीजिए, कितना होगा, 242 मीटर हो जाएगा ना। ठीक है, हमको क्या निकालना है, समय। समय बराबर दोस्तों क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास कितनी है, 242 है, और चाल दोस्तों कितने हमारे पास है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, तो 5/18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपके पास 18 चौके 72, 4 से काट दीजिए, दो, एक दो दूनी चार, दो का दो, दो दूनी चार, 121, यानी कि 5 दूनी 10, तो 12.1 इसका आंसर होगा, 12.1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात 18:12 है, तो दो दूरी को तय करते में उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब भी दोस्तों आपको आपको पता है ना, जब भी चाल का उल्टा क्या होता है, चाल का अनुपात जो दे रखा है उसका उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात। तो इसे आप काट लीजिए, 6 दूनी 12, 6 18, जो 3:2 क्या है, इसकी स्पीड देखिए है ना, इसका समय क्या होगा दोस्तों, 2:3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है, तो उसी दूरी को 9 घंटे में तय किया जाता है। तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए, कुल दूरी यहाँ पे कितनी होगी, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, आप तो ध्यान से इस बात को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दूरी तो नहीं दे रखा है, तो हम दूरी मान लेते हैं, कितना है, डी है। क्या मान लेते हैं, दूरी को डी मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, डी फिर सी, कुछ भी मान सकते हैं, हम डी मान लेते हैं। डी मतलब डिस्टेंस, मतलब दूरी होता है। ठीक है, और चाल को हम लोग भी मान लेते हैं। तो हमको क्या पता है दोस्तों, हमको क्या पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी हम क्या माने हैं, डी, और समय हमारे पास कितना दे रखा है, 12 घंटा दे रखा है। तो पहला कंडीशन ये हमारे पास हो चुका है। अगला कंडीशन कह रहा है कि जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है, तो देखिए चाल में हम क्या करेंगे, 5% की वृद्धि कर देंगे। जो सवाल कह रहा है वही करते हम जा रहे हैं, कर दिए। तब क्या होगा दोस्तों कि 9 घंटे का समय लगता है, तो डी बटे 9 कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसको, तो इसे आप सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आप करते हैं, d/12 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, d/9 हो जाएगा। तो d/12 अब माइनस कितना होगा, d/9 होगा, बराबर -5 हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों डी की वैल्यू आप निकालोगे तो 180 किलोमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ए में दे रखा है। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक छात्र द्वारा 5 विषय में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 75 है। तो दोस्तों इसका योग कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 75 करोगे आप लोग, तो आपके पास कितना आएगा, 375 इसका योग आ चुका है। किसका, 5 विषय का, टोटल 5 विषय है, देखें यहाँ पे। अब देखिए अगले 2 विषय का औसत कितना है, 65 है। तो 2 गुना 65 करेंगे तो कुल योग निकलेगा कितना, 130 हो जाएगा। ठीक है, उसके अंतिम 2 विषय का कितना है, औसत 85 है। तो 2 गुना 85 करेंगे तो कितना आपके पास हो जाएगा, तो दोस्तों आपके पास 170 हो जाएगा। देखिए 2 तो 4 हो गया ना, यदि हम 5 में से 4 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 130 कितना हो जाएगा, 170, 30 कितना, 200, 300 हो जाएगा। यहाँ पे 300 हो जाएगा ना, तो 300 हो जाएगा। यहाँ पे 375 घटाइए, कितना हो जाएगा, 75। यानी कि जो तीसरा अंक था ना वो कितना था, 75 था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर कितना था, 52 था। तो योग कितना हो जाएगा, 520। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर कितना था, 54 था। योग कितना हो जाएगा, 54 गुना 12 कीजिएगा आप लोग, आपके पास कितना आ जाएगा, 648 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, तो यदि पिछली एक पारी थी, यानी कि 11वां पारी की बात हो रही है, यदि 11वीं पारी में हम क्या बनाते हैं, कितना बना होगा आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो हम लोग एक्स मान लेते हैं। 11वीं पारी में एक्स था, तो 12वीं पारी में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक्स प्लस 16 हो जाएगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि 16 अधिक था, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। ठीक है, तब अब क्वेश्चन यही हुआ कि x प्लस 16
अब बराबर ये दोनों घटा दीजिए, 648 में से 520 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा दोस्तों। तो ये जैसे कि 648 है ना, और माइनस कितना कर देंगे, 520 कर देंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 128 माइनस 16 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो 56 आ जाएगी। 56 इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए, कितना होगा। दोस्तों आपको पता है कि सम संख्या क्या होगी, x+x+2 2 हुआ, x+3 3 हुआ, x+4 4 हुआ, और x+5 5 हुआ। इसका दोस्तों औसत कितना दे रखा है हमारे पास, 10 दे रखा है, तो योग कितना हो जाएगा, 10 पचे 50, हम यहाँ पे दे सकते हैं ना 50, बराबर 50 कर देंगे, तो ये देखिए 5x हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 3 12 2 14, 5x प्लस 14 बराबर कितना 50 हो जाएगा ना, तो यहाँ 5x प्लस कितनी हो जाएगी, तो 50 में से जब 14 आप माइनस करोगे, एक सेकंड गलती तो नहीं कर दिया हमने, वो सम संख्या कह रहा था ना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए क्या हो जाएगा, तो x और प्लस x+2 और प्लस x+4 x+6 और प्लस x+8 बराबर कितना हो जाएगा, 50, सॉरी सॉरी सॉरी, आप जोड़िएगा तो 5x+20 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। ठीक है, तो x वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी पास दोस्तों, तो 6 आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर क्या आएगा, तो मध्य स्थान क्या है देखिए, तो आरोही क्रम ही है बढ़ते क्रम में, है ना, तो मध्य स्थान पर क्या होगा, 5 ठो है, तो 2 इधर से होगा, 2 इधर से होगा, बीच में 1 बचेगा, तो 2 इधर से 2 इधर से, बीच में क्या बचेगा आपके पास, x+4 बचा ना, तो x+4 करेंगे, यानी x वैल्यू हमारे पास 6 दे रखा है, तो 6 + 4 कितना होगा, 10 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके बेटे की 3 गुनी थी, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व कह रहा है, क्या कंडीशन कह रहा है कि यहाँ पे माँ है और यहाँ पे उसके बेटा है, तो माँ और बेटे का की आयु उसके बेटे की 3 गुनी थी, यानी यहाँ पे जैसे हम माँ मान लेते हैं, एम से माँ और बी से बेटा मान लेते हैं, तो कह रहा है कि उसके बेटे की 3 गुनी थी, तो बेटे की 3 गुनी थी, बेटा यदि 1 है तो माँ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना, कब, 10 वर्ष पूर्व। अब फिर क्या है कंडीशन कि 10 वर्ष बाद, यहाँ से हो जाएगा कितना, 10 वर्ष बाद की यहाँ पे बात हो रही है, तो अब क्या कह रहा है कि उसकी आयु बेटे की आयु से 2 गुनी होगी, यानी कि 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसमें देखिए तो बराबर है क्या, अंतर नहीं है, यहाँ से एक का भी अंतर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो अंतर को हम बराबर कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, 1 का अंतर है, और इन दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो जब 1 का अंतर इससे गुना कर दीजिए 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो अंतर 2 का है, यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे तो फर्क पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 3:1, ये कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4:2 हो जाएगा। अब देखिए 1 का अंतर है ना, यहाँ पे 1 2, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, तो अंतर को हम सेम कर दिए, यानी कि 1 का वैल्यू कितना दे रखी है हमारे पास, देखिए 10 वर्ष पूर्व जाएंगे और 10 वर्ष बाद जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 20 हो चुकी है, तो अब इसमें देखिए 20 कितना होगा, 60 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और 20 का 20 हो जाएगा, तो देखिए वर्तमान आयु का अनुपात कह रहा है ना, तो ये कब का है, ये आपके पास 10 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान आएंगे तो 10 10 जोड़ेंगे इसमें, तो 60 जब 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 70 होगा, और 20 में 10 जोड़ेंगे 30 होगा, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है, वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम होगी, तो जेरेमी की वर्तमान आयु क्या होगी, आपको हम बताए थे इस टाइप के सवाल को आप ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिए। मैंने तो ऑप्शन उठा लेते हैं 20, किसका उम्र है 20, जेरेमी का, यानी जेरेमी जब 20 है तो इसका पिता का उम्र कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 46 हो जाएगा ना, क्यों 46 होगा, क्योंकि 26 वर्ष अधिक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यदि पिता से 26 वर्ष छोटा है, तो यानी कि पिता से 26 वर्ष छोटा है, तो जो है पिता से 26 वर्ष बड़ा होगा, होगा ना। अब कह रहा है कि वर्तमान से 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष बाद कह रहा है, तो दोनों में 8 जोड़ेंगे जोड़ेंगे ना, तो ये 28 वर्ष का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 8 6 14 54 वर्ष का हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र की दोगुनी, यानी कि स्वयं जेरेमी की उम्र अभी कितना 28 है, इसकी दोगुनी कितना हो गई, 56 हो गई, 56 जो कह रहा है हम कर रहे हैं, 56 दोगुने से 2 वर्ष कम हो गई, 56 में से 2 करेंगे कितना, 54, किसका उम्र, पिता का उम्र 54 है ना,
यानी कि जो हम 20 माने थे वो सेटिस्फाइड कर रहा था कि वर्तमान में जेडीपी की उम्र कितनी है, 20 है। तो आप इसे ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ही इजीली से इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो 40 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। बहुत ही मेहनत से आपको हम सॉल्व करवाए हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक अच्छा कमेंट भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग रीजनिंग की ओर। कह रहा है कि ओडोमीटर गति संबंधित है, तो एमीटर किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? ओडोमीटर गति मापने का काम आता है। तो अमीटर जो हमारे पास है, अमीटर, ये हम लोग करंट यानी कि धारा को मापने के लिए काम करते हैं। यहाँ पे आपके पास सवाल है कि FDA है, MKH है, सीरीज है, आपको उसको फॉलो कीजिए, बताइए। देखिए 6 होता है, 4 होता है, 1 होता है। यहाँ पे M13 K11 8 होता है। तो क्या क्या अंतर है? 7 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। उसी प्रकार से Q17 होगा और 17 7 कितना होता है? 24। 24 कितना होता है? x पे 24 होगा। x कहाँ पे? इसमें नहीं है, ये तो सवाल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। वो 15 सर कितना था? 22। भी 22 होता है। एक्स भी कहाँ पे? ऑप्शन बी में है। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल है कि देखिए ये ऐसे संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है आपको ये बताना है। ठीक है, आप देखेंगे तो 5 गुना 21 गुना 3 कीजिए। 5 गुना 21, ये 5 है, गुना 21 है, दोनों को 5 गुना 21 हुआ ना। ठीक है, गुना फिर से ऊपर से 3 कर दीजिए तो आपके पास 315 आएगा। तो ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है? 5 गुना 21 गुना 3 कीजिएगा, ऊपर से 3 कीजिएगा अपने मन से, तो 315 आएगा। सेम उसी प्रकार से जब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो सवाल आपके पास दे रखे हैं ऑप्शन डी वाला, जब 16 गुना 10 करेंगे कितना होगा? 16 गुना 160 होगा। जब 3 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 80, 16 तिया 48, 480 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में फुलफिल कर रहा है। प्रदीप कहते हैं कि विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो यानी मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि वो मेरी बहन है ना। तो विशाल की माँ जो है ना वो मेरी बहन है, विशाल की माँ मेरी बहन है, तो विशाल इसका कौन हो जाएगा? तो भांजा हो जाएगा। तो प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है? प्रदीप दोस्तों क्या होगा? मामा हो जाएगा उसका। कितना सिंपल सवाल है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इजी फाइंड हो जाएगा। ऑप्शन डी। जेड डब्लू की बेटी है। जेड जो हमारे पास है ना वो किसकी बेटी है? तो जेड जो हमारे पास है वो डब्लू की बेटी है। ठीक है, डब्लू की बेटी है। डब्लू कंफर्म नहीं है, पिता के पुत्र, पिता की पत्नी है, मतलब पुरुष है कि महिला है कंफर्म नहीं है, लेकिन जेड ये कंफर्म है कि ये बेटी है। एल जो है डब्लू की पत्नी है। एल डब्लू की पत्नी है, इसका मतलब पत्नी है, इसका मतलब पति होबे तो करेगा ये, क्योंकि पति पत्नी मिलकर एक बच्चे का जन्म होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एल जब एल महिला हो चुकी हैं तो डब्लू को पुरुष होना तय है। ठीक है, यानी कि ये दोनों पिता माता हो गए, ये बच्चे हो गई जेड वाली। ठीक है, अब क्या है कि के एल के पिता हैं और के जो है वो एल के पिता है। के जो है वो एल के पिता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि डब्लू का ससुर क्या होगा? के होगा, और जेड की नाना कौन हो जाएंगे? के हो जाएंगे। तो के जेड का कौन है दोस्तों? तो के जेड का कौन? नाना हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, पंकज कह रहा है एक आदमी की तरफ, क्या कह रहा है कि वह मेरे चाचा की बेटी, तो चाचा की बेटी कौन लगेगी? बुआ लगेगी, का भाई है। तो बुआ का भाई कौन होता है? तो खुद का भाई होता है। तो वह आदमी पंकज के साथ संबंधित है, तो भाई है उसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चचेरा भाई। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। ये आपके पास सीरीज है, इसे आप सॉल्व कीजिए। 3 16 है, 15 है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, इस बात को ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 4 9, यहाँ पे क्या होगा? 9 4 13, नहीं 3 2 5 होगा। यहाँ फिर 4 बढ़ा तो यहाँ पे 6 बढ़ेगा ना, तो 9 6 कितना होगा? 15 होगा। तो 15 कहाँ दे रखा है? 15 सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए के कितना होता है? 11 13 वो 15, तो 11 2 13 2 15 17 होगा। क्यू 17 होता है। क्यू कहाँ है? क्यू इसमें है क्या? नहीं, इसमें है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। एल 12 वो 15 और 18, तो 3 3 बढ़ रहा है, 18 3 21, 21 कहाँ पे है? यू 21 होता है, क्यू यू होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। ई है हमारे पास 5, ई है 8, 5 3 8 3 11, 11 3 14 3 17, क्यू होगा यहाँ पे। क्यू कहाँ है? इसमें नहीं है, ये नहीं होगा हमारे पास। एक है, दो है, एक दूनी दो और दो तिया 6। ठीक है, 6 चौको 24, 24 पंचे 120, 120 कहाँ पे है? ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ते हैं। निम्न चित्र श्रृंखला में असंबद्ध का चयन कीजिए। कौन असंबद्ध है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों,
तो कौन से यहाँ पे असंबद्ध है, देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 2 ही है, तो 2 अलग है। ऑप्शन बी में डी दे रखा है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। उस विकल्प को चयन कीजिए जो आगे आएगा। आगे कौन सा आएगा, देखिए इसको क्या किया यहाँ पे लाया, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे लाया ऐसे करके, फिर नीचे आया, फिर ऐसे आता, फिर अब कैसे आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा ना। तो ऐसा कहाँ पे दे रखा है, इसको भूल जाइए आप। ऐसा कहाँ पे दे रखा, ऐसा दे रखा ऑप्शन नंबर डी में खाली, तो अकाउंट का डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, फुलफिल कीजिए, ठीक है। देखिए स्टार लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये निश्चित है, कंफर्म है कि यहाँ पे स्टार होना ही होना है, होना ही होना है। यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ ये तीनों हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे सर्किल है, कितना सर्किल है आप देखेंगे, पहले ये वाला ऐसी आकृति बनेगी, ऐसी आकृति है क्या यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, ये तो है ही नहीं, पहले से नहीं है। ये है क्या, नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे फिर यहाँ पे सर्किल बन रहा है, यहाँ पे सर्किल, यहाँ पे इसमें है क्या, नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। 52 का डी आंसर हमारा हो जाएगा। एलिमिनेट करने का तरीका आप जानिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यदि निम्न खंड को खोला जाए तो कौन सा पैटर्न सदृश होगा, ठीक है, इसके सामने ये नहीं होगा, इसका मतलब यही हुआ। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल पाएगा, जो सदृश होगा कह रहा है ना, सदृश कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो आकृति है ना बी वाली, यही क्या यहाँ पे सदृश हो जाएगा, बाकी अन्य कोई भी यहाँ पे सदृश नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि क्या किस कौन सी गुना करेंगे तो 48 आएगा, तो क्या क्या से गुना करेंगे तो 24 आएगा, तो क्या क्या से गुना किया तो 8 आया, तो क्या क्या से गुना करेंगे तो ये होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे 6 रखते हैं, यहाँ पे 8 रखते हैं, 48 होता है, और यहाँ पे यदि हम 6 रखते हैं, और इसका मतलब क्या हो जाता है, वो मतलब क्या 4 रखेंगे तो ना 24 हुआ, यानी इसका मतलब हम क्या रखते हैं, वो मतलब हम यदि 4 रखते हैं, इसका मतलब ये इसको हम क्या रखे होंगे, 2 रखे होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से इसको यदि 2 रखते हैं इसके अनुसार, तो इसको क्या रखना पड़ेगा, तो 6 रखना पड़ेगा, तो 6 दूनी कितना होगा, 12 होगा। ऑप्शन किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, 55 का सवाल कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, आपको ये बताना है, ठीक है। देखेंगे दोस्तों आप लोग, देखिए 5 3 8 में भागा 2 करेंगे तो 4 होगा, 8 6 14 में भागा 2 करेंगे तो 7 आएगा, 8 4 12 में आधा करेंगे, नहीं भागा 2 करेंगे तो कितना होगा, 6 आएगा। 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। 19 का दोस्तों स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, तो किसका स्क्वायर कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये नहीं होगा। 9 का स्क्वायर नहीं 81 होता है, 12 का स्क्वायर ये नहीं होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा। ए बराबर दूध रेखा है, ठीक है, यानी कि एक ए बराबर 1 होता है ना, इसको 2 कर दिया है, दुगुना कर दिया है। वो 15 होता है, इसको 30 दुगुना कर दिया है। तो फिर देखिए 19 दूनी 38 हो जाएगा ना, 1 दूनी 2 हो जाएगा ना, डबल उत्तर इसमें कितना 46 हो जाएगा ना। तो 8 2 10 16 गया, आंसर 1, 4 3 7 1 8, यहाँ पे 86 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन डी कहाँ पे है, यहाँ पे है। स्कूल प्रिंसिपल शिक्षक छात्र भिन्न की पहचान कीजिए। देखिए प्रिंसिपल हो गया, शिक्षक हो गया, छात्र हो गया, ये सभी क्या है तो स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी स्कूल क्या है, संस्था हो गया, इसलिए स्कूल गलत हो यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है कि प्रतीक का चयन कीजिए और इस सेट को पूरा कीजिए, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो 29 गुना 2 कर दीजिएगा, और प्लस में 13 और माइनस में 11 की जगह तो 60 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इसको बताइए 27 तो 29 होता है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 29 4 33, फिर 2 का क्यूब कर देंगे कितना होगा 8, तो 33 8 कितना हो जाएगा, 8 3 11, 2 1 3 1 4, यानी 41 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है, तो ठीक समय पर आ जाना दोस्तों ये आपके पास क्या होता है, अधिकरण कारक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, उस शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये शुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा, दोस्तों अर्जन जो है इसका विलोम होता है कौन सा, व्ययन होता है। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं, दोस्तों इसे बोलते हैं हम लोग प्रणय कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो किरण का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा आपके पास, तो मरीचि जो है ना वो किरण का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पे। श्री कृष्ण की भक्ति ही डैश है, तो श्री कृष्ण की भक्ति ही क्या दोस्तों, सत्य है, और अंत सब क्या है यहाँ पे, मिथ्या है। यहाँ पे मुहावरा का अर्थ बताना है, क्या मुहावरा, पत्थर पर डूब जमना, पत्थर पर डूब जमना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है असंभव बात होना,
एक गद्यांश है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे, इसका सवाल का जवाब देंगे। तो भारतीय नाटकों में दिखाया गया है, तो क्या दिखाया गया भारतीय नाटकों में दोस्तों? तो सुख दुख का प्रबल प्रतिघात दिखाया गया है। भारतीयों का सदा से धैर्य रहा है, क्या रहा है दोस्तों? ये रहा है जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाकर उसे उत्पन्न करना। आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सुख दुख के प्रबल प्रतिघात का अवसान भारतीय नाटकों में किया गया है। कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो आनंद में किया गया है। डी सोलेट का साइनो बताना है आपको। डी सोलेट का साइनो क्या होता है? बस ब्लिक होता है, BLEAK। यहाँ पे आपको साइनो बताना है किसका? लड़के का। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? प्राउल हो जाएगा। ठीक है, एंटो बताना है किसका? GAUNT का। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? प्लम्प हो जाएगा। एंटो बताना है किसका? जियोलॉट का। इसका क्या हो जाएगा? नॉन पार्टीशियन हो जाएगा। ठीक है, द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, इसका वन बस सब्स्टिट्यूशन, इसका अर्थ क्या होता है? रेट्रोस्पेशन। एडियम्स बताना है गेट समवन्स गोट, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आप तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा पास? द इरिटेट समवन हो जाएगा। आइडियम्स बताना है आपको, थ्रो इन द टॉवल। ठीक है, तो दोस्तों ये होगा टू एडमिट डिफीट और फेल्यूर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। द पीपुल इन मेनी ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिसेस नोयर। देखिए स्मार्टर के साथ दोस्तों देन का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, तो क्या ये सही है? तो दोस्तों आप देखेंगे तो ये गलत है। ठीक है, स्मार्टर देन यहाँ पे गलत दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक गद्यांश है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे, इस सवाल का जवाब देंगे। तो 79 का दोस्तों आपके पास जो आंसर आएगा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, और 80 का आंसर आपके पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हिमा दास हो जाएगा। ठीक है, अब कंप्यूटर का सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में काम करता है? तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे ये ट्रांजिस्टर करता है। निम्नलिखित विकल्प में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामर जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था? तो ये अमेरिका में विकसित किया गया था। ठीक है, कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम लोग ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं टर्मिनल कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार होता है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स हमारे पास होता है वो प्रिंटर का प्रकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? तो आपको ध्यान रखिएगा, PROM जो ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है यहाँ पे? तो दोस्तों जो 1 GB बराबर 20 बाइट है ये गलत है, बाकी आंसर सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं? ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आपके पास जो है ना केवल दूसरा कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं, आप तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है? जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समाप्ति। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा? प्रोसेस मैनेजमेंट यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ध्यान देखेंगे आप लोग तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं है, बाकी विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS नहीं है? तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे DBMS जो है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे नहीं होगा? तो दोस्तों हमारे पास जो कॉस्मोस है ये नहीं होगा। सी भाषा में स्थानीय वेरिएबल को डैश बनाने में फंक्शन कॉल के बीच में अपने मान कायम रख सकते हैं। दोस्तों ये क्या होगा? स्टैटिक हो जाएगा। यदि ए और बी हाफ एटम के इनपुट हैं तो शामिल का मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपके पास शामिल का मूल्य? ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, MS वर्ड 2007 में निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंट पोजीशन से टेक्स्ट को करेंट लाइन के अंत तक अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? ठीक है दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस इंट का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो विकल्प दे रखे हैं स्प्रेडशीट फाइल में वो कैसा होगा? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये पहले पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्कशीट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ईमेल में BCC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दे रखे हैं? दोस्तों ध्यान से आप पढ़ेंगे इस बात को। तो जो पहला कथन है कि BCC फील्ड में डाले गए एड्रेस की फॉरवर्ड किया जा सकता है, ये कथन गलत है, बाकी अन्य सभी यहाँ पे कथन सही दे रखे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ATM, सोनोनेट और फ्रेम रिले जैसी
तकनीकों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों हम लोग करते हैं WN इनके वाइड एरिया नेटवर्क द्वारा करते हैं। किस प्रकार का वायरस EXE फाइल के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देता है और इन्फेक्टेड EXE फाइल अन्य EXE फाइल पर हमला कर उन्हें भी संक्रमित कर देता है। तो वो क्या होता है? पैरासिटिक वायरस से बोल सकते हैं। और लास्ट में आपके पास है कि स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को हमने यहाँ पे कवर कर दिया है और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। कौन कौन यहाँ तक देखे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ हम सर इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, क्योंकि आप ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से इस वीडियो को देखा है और हमने आपको इतनी मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।